टिमोथी ने अपनी जिंदगी में ऑर्डिनरी रास्ता नहीं चुना, इसलिए वो आज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है। टिमोथी का मानना है कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो आपको ऑर्डिनरी थिंकिंग से हटके सोचना होगा। टिमोथी जब पैदा हुए थे तो उनके बचने की संभावना बहुत कम थी क्योंकि वो प्रीमेच्योरली पैदा हुए थे, और जब वो बड़े हो रहे थे तो उनकी आंख में एक यूनिक प्रॉब्लम थी। उनके माता पिता कोई अमीर इंसान नहीं थे और टिमोथी हमेशा अथॉरिटी को क्वेश्चन करते रहते थे। जैसे एक बार वो जापान के फिनोमेना के बारे में पढ़ रहे थे, करूशी, जिसका मतलब है ओवरवर्किंग, यानी कि जरूरत से ज्यादा काम करना। तो उन्हें लगा कि लोग अपनी लाइफ के लिए कितने कंफ्यूज्ड हैं। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने बहुत तरह की जॉब की, अलग अलग तरीके के काम किए, इनोवेशन से काम करने की कोशिश की, पर बहुत बार उनके इनोवेशंस लोगों को अच्छे नहीं लगते थे। उन्होंने बीच में कुछ बिजनेस भी शुरू करे जिसमें वो फेल हुए। फिर उन्होंने एक बिजनेस शुरू करा, ब्रेन क्विकन, जो कि काफी सक्सेसफुल होने लग गया, लेकिन उसके चलते उनको बहुत काम करना पड़ता था। तो उसके ब्रेक के लिए बीच में एक बार वो यूरोप घूमने गए, और जब वो यूरोप से वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका बिजनेस और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उससे उन्हें पता चला कि इंसान अपनी जिंदगी में जल्दी ही सब कुछ पा सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो पूरी जिंदगी 9 से 5 की जॉब करे और आखिरी के कुछ साल एंजॉय करे। उसके लिए यह भी जरूरी नहीं है कि उन्हें अपनी जॉब क्विट करनी पड़े और बड़े बड़े रिस्क लेने पड़े। हर किसी इंसान के लिए एक तरीका है जिससे वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकता है। कोई सक्सेसफुल हो उसके लिए यह भी जरूरी नहीं है कि उसके माँ बाप अमीर हो या वो कितनी उम्र का हो। आजकल 21-21 साल के लड़के करोड़पति बन के बैठे हैं। उसके लिए यह भी जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई बड़ी बड़ी डिग्री हो। टिमोथी का मानना है रियलिटी नेगोशिएबल है। आप अपनी जिंदगी में जो चाहे वो पा सकते हैं अगर आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपको क्या चाहिए। आप अपनी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए तैयार हो। आपको अपनी इनकम को ऑटोमेट करना होगा और हो सकता है आपको एक जगह से उठ के कहीं और जाना पड़े। टिमोथी ने अपनी बुक द 4 आवर वर्क वीक में 4 स्टेप प्रोसेस बताई है जिससे आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और उन स्टेप्स को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिए। स्टेप 1 है डी इज फॉर डेफिनेशन। एक बार दो अजनबी आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उसमें से एक आदमी मार्क अपने बारे में बताता है कि जो कि एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन था और वो काफी अमीर था क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, पर वो चीजों से खुश नहीं था क्योंकि वो चीजें खरीदता था जो वो नहीं चाहता था और उन लोगों के साथ काम करता था जिनको वो पसंद नहीं करता था। तो उसको अपनी लाइफ एम्प्टी लगती थी। तो जो दूसरा आदमी था टिमोथी, उसको उस चीज से सीखने को मिला कि सिर्फ अमीर होने से आप हमेशा खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए आपको अपने हिसाब से जीने की आजादी चाहिए। टिमोथी को रियलाइज हुआ कि 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। एक होता है डेफरर्स, जो सब कुछ बाद में करना चाहते हैं। एक होता है न्यू रिच, जो अपने सपनों को अभी पाना चाहते हैं, आजादी को अभी पाना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे जो न्यू रिच होते हैं वो अननेसेसरी काम नहीं करना चाहते, वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, वो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस रखते हैं, उसके बाद क्वांटिटी पे आते हैं, और वो ऐसे लोग ढूंढते हैं जो उनके लिए काम कर सके। टिमोथी का मानना था कि लाइफ चॉइसेस के आधार पर बनाई जाती है और ट्रू वेल्थ होती है अपने हिसाब से जिंदगी जीना, सिर्फ पैसे कमाना नहीं। जैसे एक आदमी था हांस, 3000 फीट की ऊंचाई से जब वो नीचे कूदा तो उसे बहुत डर लग रहा था। उसको सब कुछ धुंधला दिखाई देने लग गया, पर तभी गर्म हवा ने उसे ऊपर की तरफ उड़ा दिया। वो पैराग्लाइडिंग कर रहा था, अब वो जंगलों के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। इस एक्सपीरियंस ने हांस की जिंदगी बदल दी। उसके बाद जब वो अपने ऑफिस में गया तो उसने सोचा कि मैं अगले 40-45 साल इस ऑफिस में नहीं बिता सकता। एक समय में वो उसी ऑफिस में सो जाता था काम करते हुए, पर अब चीजें बदल चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि रिस्क लेना उतना भी डरावना नहीं होता जितना हम सोचते हैं। और जब वो अपनी जॉब छोड़ रहा था तब उसके कलीग्स ने उसे बोला कि ये गलती है, तुम तो अपना एक सक्सेसफुल कैरियर छोड़ के जा रहे हो। पर हांस को पता चल चुका था कि अब मुझे अपना पैशन फॉलो करना है। तो उसने एक सर्फ एडवेंचर की कंपनी खोली जहां पे उसे अपनी जिंदगी का प्यार मिला, ततियाना। हांस रियलाइज कर चुका था कि बहुत सालों तक उसके डर ने उसे रोक रखा था, पर अब उसने उसका सामना किया है और अब उसे खुशी थी और उसे अपने मन में शांति भी थी। अब वो दूसरे लोगों को अपने डर से आजादी दिलाने में मदद करता था, उन्हें सर्फिंग एडवेंचर में ले जाता था और उन्हें दिखाता था कि वो भी अपने डर का सामना कर सकते हैं। हांस को रियलाइज हो चुका था कि डर को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। जो पोटेंशियल रिवार्ड होते हैं रिस्क के, वो टेम्परेरी सेटबैक्स से काफी बड़े होते हैं। अगर आप सोचेंगे कि इसमें सबसे बुरा क्या हो सकता है, तो वो इतना भी बुरा नहीं होता जितना लोग सोचते हैं, पर जो बेस्ट केस सिनेरियो होता है वो जिंदगी बदल सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर आप खुश नहीं हो और अपने सपनों को पाने के लिए देरी करते जा रहे हो,
तो आपको अपने डर का सामना करना चाहिए, क्योंकि चीजें उतनी भी बुरी नहीं होती जितना लोग सोचते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें मानते हैं और उनमें कितनी सच्चाई है, चलो देखते हैं। एक टीचर था जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। जब वो पढ़ाता था उस समय तो बच्चे एक्साइटेड रहते थे, उनके अंदर उत्साह भरा रहता था और उसे पता होता था कि लेक्चर के बाद वो सारे अपने यूजुअल रूटीन में चले जाएंगे। तो उसने सोचा इसको थोड़ा एक्साइटिंग बनाया जाए। उसने बोला कि मैं आपको ऐसा टास्क दूंगा जो दिखने में इम्पॉसिबल है, पर जो उसे कंप्लीट करेगा वो पूरी दुनिया में किसी भी जगह घूम के आ सकता है, उसको मैं स्पॉन्सर करूंगा। चैलेंज ये था कि उन्हें 3 ऐसे लोगों से रिप्लाई लेना है जो लोगों की पहुंच से बाहर रहते हैं। जे लो, बिल क्लिंटन और जेडी सेलिंजर। 60 बच्चों में से 20 बच्चों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी घूम के आ सकते हैं। पर जब काम करने का टाइम आया तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो ऐसे बहाने बना रहे थे कि ये काम आसान नहीं है, मेरा तो बहुत बड़ा पेपर बचा है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। पर सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि उन्हें ये काम बहुत मुश्किल लग रहा था। उन्हें लग रहा था इतना कंपटीशन है, इतने सारे लोग उन्हें मैसेज करते हैं, उनको रिप्लाई कैसे लाया जाए। तो उन्होंने कोशिश भी नहीं की। अगले साल टीचर ने सेम स्टोरी नए बैच को सुनाई, तो उसमें से 17 में से 6 बच्चों ने ये चैलेंज 2 दिन के अंदर पूरा कर दिया। उन दोनों ग्रुप में अंतर यह नहीं था कि वो दूसरा ग्रुप ज्यादा कैपेबल था, बल्कि पहले ग्रुप में ज्यादा टैलेंटेड बच्चे थे। पर जो मेन डिफरेंस था वो ये था कि सेकंड ग्रुप को ये आइडिया दिया गया था कि डूइंग द अनरियलिस्टिक इज ऑफन इजियर देन रियलिस्टिक। यानी कई बार जो लोग सोच रहे होते हैं तो इम्पॉसिबल सा टास्क है, वो काम उनके लिए दूसरे कामों से भी आसान होता है। इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत बड़े काम नहीं कर सकते, तो वो रियलिस्टिक गोल बनाते हैं जो कि ज्यादातर चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि हर कोई वही कर रहा होता है और वो उस कंपटीशन में आ जाते हैं। तो टीचर का लेसन सिंपल था कि आपको कंपटीशन को ओवर एस्टिमेट नहीं करना और अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि कई बार जो अनरीजनेबल गोल लगते हैं, जो अनरियलिस्टिक गोल लगते हैं, उनको अचीव करना आसान होता है, क्योंकि वो हमें मोटिवेशन देते हैं। हमारा एड्रेनलिन उस टाइम पे बढ़ा हुआ होता है, जो हमें रास्तों की रुकावट से आगे बढ़ने में मदद करता है। वहीं रियलिस्टिक गोल ऐसे होते हैं जो हमें इंस्पायर नहीं करते, और जब भी चैलेंज आते हैं तो वो इंसान छोड़ देता है। इसलिए ज्यादातर लोग छोटे छोटे गोल बनाते हैं। तो टीचर का मैसेज सिंपल था, लाइफ इज टू शॉर्ट टू एम फॉर स्मॉल गोल्स। जब आप बड़े सपने देखते हैं जो लोगों को इम्पॉसिबल लगते हैं, तो वो प्रोसेस आपको बड़ी एक्साइटिंग लगती है और आप उसे पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। तो जब आप अपना गोल सेट करो तो आप अपने आप से ये पूछ सकते हो कि मुझे इस काम में क्या एक्साइटमेंट मिलेगी, बजाय रियलिस्टिक गोल सेट करने के। क्योंकि बहुत बार अनरियलिस्टिक गोल अचीव करना आसान होता है रियलिस्टिक गोल से। तो जब भी आप कोई ऐसा गोल सेट करते हो जो कि बहुत बड़ा है और आपके लिए बहुत एक्साइटिंग है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसके लिए प्रोक्रास्टिनेट ना करें। आपको उसके लिए तुरंत स्टेप लेने चाहिए। आपको उसकी प्लानिंग करनी है और ऐसे स्टेप्स डिफाइन करने हैं जो आप इसी टाइम ले सकते हैं। हो सकता है इससे आप थोड़े टाइम के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएं, पर धीरे धीरे आपका कंफर्ट जोन बड़ा हो जाएगा और आप अपने सपने सच्चाई में बदल लेंगे। स्टेप 2 है E इज फॉर एलिमिनेशन। एक इंसान था चार्नी, जो कि बहुत ज्यादा मेहनत से काम करता था, एक के बाद दूसरी चीज करता रहता था। उसकी एक अच्छी फैमिली थी और एक सक्सेसफुल करियर था, पर उसे लगता था कि कुछ तो मिसिंग है। एक बार एक पार्टी में वो कपकेक खा रहा था, तो उससे एक अजनबी आदमी ने पूछा, क्या आप इतनी मेहनत करते हो, क्या आप प्रोडक्टिव हो या सिर्फ एक्टिव हो? चार्नी को इस बात से हैरानी हुई, क्योंकि उसने नोटिस किया कि वो ज्यादातर सिर्फ बिजी रहता था, पर वो ये नहीं कह सकता था कि वो प्रोडक्टिव है। तो उसने इस अजनबी से बात की और चीजें समझी, जिसने उससे नए नए तरीके निकाले जिससे वो ऐसे कामों को अपनी जिंदगी से हटा सके जो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसने सोचा कि अगर मुझे दिन में 2 घंटे काम करना होगा तो मैं क्या काम करूंगा, और अगर मुझे वीक में 2 घंटे काम करना होगा तो मैं क्या काम करूंगा, मैं ऐसी क्या चीजें हटाऊंगा और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे मैं काम करूंगा। जब उसने इस तरह से चीजें सोची तो उसने सारे अननेसेसरी काम हटाने शुरू कर दिए, और वो रोज अपने आप से पूछता था, क्या मैं प्रोडक्टिव हूँ या मैं सिर्फ एक्टिव हूँ। और उसने देखा कि वो बहुत सारा काम अब बहुत कम समय में कर रहा है। अब वो अपनी फैमिली के साथ बहुत समय बिताता था और फ्राइडे और मंडे को ऑफ ले लेता था, और उसके बाद भी वो अपने करियर में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था।
उसे पता चल चुका था इट इज नॉट अबाउट वर्किंग लॉन्गर, इट इज अबाउट वर्किंग स्मार्टर। तो इससे आपको पता चल सकता है कि आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको आपको अपनी ज़िंदगी से हटा देना चाहिए, ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करें और एक सेटिस्फाइंग लाइफ जी सके। अब हम समझते हैं लो इन्फॉर्मेशन डाइट को। एक आदमी था JL, जो कि लो इन्फॉर्मेशन डाइट पे फोकस करता था। जैसे हम जो खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी को शेप देता है, उसी तरह से जैसे हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं वो हमारे माइंड को शेप देता है। और अगर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ लेने की कोशिश करते हैं तो हम चीज़ों पे अटेंशन नहीं दे पाते। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ता है और अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता है उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो एक लेजी थिंकर बन के रह जाता है। तो JL इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहते थे, इसलिए वो लो इन्फॉर्मेशन डाइट पे रहते थे। वो रेयरली ही कभी न्यूज़ देखते थे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी भी होती हैं जिनमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो उस इन्फॉर्मेशन को सोच सोच के हम अपनी अटेंशन डाइवर्ट करते रहते हैं। पर जो समझदार लोग होते हैं वो इग्नोरेंट होना चूज करते हैं। वो ऐसी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है, या उस इन्फॉर्मेशन का वो कुछ कर ही नहीं सकते। इस सिलेक्टिव इग्नोरेंस के लिए JL को कभी कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा। वो जब भी किसी से बात करते थे तो वो बोलते थे कि इस दुनिया में क्या नया चल रहा है, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है तो लोग उसके बारे में वैसे ही बात करके बता देते हैं। JL ने कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर की हैं जो लोगों को 200% तेज पढ़ने में मदद करती हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। जैसे अगर कोई इंसान एक पेन या फिर अपनी उंगली उन चीज़ों पे लगाना शुरू करे जो वो पढ़ना चाहता है और आइज से उस पर फोकस करे, तो इस टेक्निक से वो बहुत तेज़ी से चीज़ें पढ़ सकता है। तो जब JL से पूछा गया कि आप ये सब कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने बताया कि आपको एक वीक के इन्फॉर्मेशन फास्ट पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको कोई न्यूज़पेपर नहीं देखना, कोई मैगजीन नहीं देखनी। आप सिर्फ 1 घंटा शाम को TV देख सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दूसरा, अपने आप से पूछिए कि जो आप इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं क्या वो अभी बहुत ज़रूरी है, क्या वो आपके समय का सही उपयोग है। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करनी चाहिए जो आप किसी जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और तीसरा, कई बार ऐसा होता है कि हम काम करते करते बोर हो जाते हैं, पर फिर भी हम उसे पूरा करने के लिए काम करते रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप अगर उस काम को छोड़ के आगे बढ़ जाएं और कुछ वैल्यूएबल काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो आपको क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, फिर क्वांटिटी पे ध्यान देना है। फोकस करना है कि क्या मैटर करता है, और अपनी ज़िंदगी क्रिएटिविटी से जीनी है और एक पर्पस के साथ जीनी है। अब हम समझते हैं ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें काम के बीच में इंटरप्ट करती रहती हैं और उन्हें हमें किस तरह से हैंडल करना चाहिए। जब टिम कॉलेज में थे तो जब भी उन्हें A से कम ग्रेड मिलता था तो वो टीचर के पास चले जाते थे, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे। तो इससे 2 फायदे होते थे। पहला तो उन्हें पता चलता था कि किस तरह से उनके ग्रेड इवेल्युएट किए जा रहे हैं, जिससे वो अगली बार अच्छा काम कर सके। दूसरा, टीचर को पता चल जाता था कि ये मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा आगे, तो वो उसे सोच समझ के ग्रेड देते थे। अपने लिए स्टैंड लेने से अब उन्हें दूसरों से चीज़ों को मांगना नहीं पड़ता था, उनसे लड़ना नहीं पड़ता था हमेशा, और लोग उन्हें परेशान नहीं किया करते थे। टिम का मानना था कि कुछ चीज़ें टाइम वेस्टर्स होती हैं, जैसे मीटिंग्स, फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स जो मायने नहीं रखती। तो वो दिन में 8 घंटे के लिए अपनी नोटिफिकेशंस ऑफ कर देते थे और ऑटोमेटिक मैसेज सेट कर देते थे, जिसमें वो बताते थे कि अगर बहुत कुछ अर्जेंट चीज़ है तो आप मेरे को किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनके पास 2 नंबर थे, एक अर्जेंट कॉल के लिए और एक नॉन अर्जेंट कॉल के लिए। अर्जेंट कॉल को वो तुरंत उठाते थे और नॉन अर्जेंट कॉल वॉइस मेल में जाता था। टिम का मानना था कि फ़ोन कॉल और मीटिंग छोटी से छोटी होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। अगर कोई मीटिंग ऐसी है जिसका पर्पस साफ नहीं है तो टिम उस चीज़ को अवॉइड करते थे। टिम का मानना है कि अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो छोटे चेंज से शुरुआत करो और देखो क्या वो चेंज काम कर रहे हैं। अगर वो काम करते हैं तो लोग उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। इसी तरह एक बार टिम को एक कस्टमाइज्ड टी-शर्ट चाहिए थी जिसमें कलरफुल लोगो हों, तो उन्हें पता चला कि 20 टी-शर्ट प्रिंट करने के लिए $310 लगेंगे और 20 टी-शर्ट 1 हफ्ते में प्रिंट होंगी। तो उन्होंने शॉपकीपर से पूछा कि अगर मुझे 3 टी-शर्ट प्रिंट करानी हो तब क्या होगा। तो शॉपकीपर ने बोला कि आपके $310 लगेंगे और 1 हफ्ता लगेगा। इसके पीछे का रीज़न सिंपल था, क्योंकि प्रिंटिंग की सेटअप कॉस्ट इतनी थी और लेबर की मेहनत उतनी ही लग रही थी जितनी वो 20 टी-शर्ट प्रिंट करने में लगती है। तब टिम को बैचिंग का कंसेप्ट समझ में आया।
बैचिंग का मतलब है कि एक जैसे काम एक टाइम पे करो ताकि टाइम और एनर्जी दोनों बचे। जैसे हम जो भी काम करते हैं दिन में, तो बीच बीच में हमें इंटरप्शन होती रहती है। जैसे लोग बीच बीच में ईमेल चेक करते रहते हैं, तो उस ईमेल को चेक करने में, रिप्लाई करने में एक अलग सेटअप करना पड़ता है माइंड में, और इस तरह से लोगों का 28% दिन का समय इसी इंटरप्शंस में चला जाता है। तो अगर चीज़ों को बैचिंग में किया जाए तो पैसे भी ज़्यादा आते हैं और हमारे पास फ्री टाइम भी ज़्यादा होता है। और बैचिंग का कंसेप्ट सिर्फ बिजनेस में या फिर जॉब में नहीं, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लगा सकते हो, जिससे काम करने में एफिशिएंसी आती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और काम अगर ऐसा हो जिसमें बार बार परमिशन लेने की ज़रूरत ना हो, तो वो काम और तेज़ी से होने लग जाता है। तो आपको रूल्स सेट करने हैं, इंटरप्शंस को लिमिट में रखना है, अपने टास्क्स को बैच करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बहुत सारा समय बचेगा, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय करना शुरू कर देंगे। थर्ड स्टेप है ए इज़ फॉर ऑटोमेशन। एक आदमी था ए.जे. जैकब्स, जो एक राइटर और एडिटर था, जो अपने घर से काम करता था। एक बार उसने एक बुक पढ़ी, द वर्ल्ड इज फ्लैट बाय टॉम फ्राइडमैन, जिसमें बता रखा था कि किस तरह से यूएस के बिजनेसेस अपना काम इंडिया और चाइना की कंपनीज को आउटसोर्स करते हैं, चाहे वो टेक सपोर्ट हो या बैंकिंग। तो एजे ने सोचा कि सिर्फ बड़ी कंपनी ऐसा क्यों करे, मैं भी कुछ चीजें आउटसोर्स करके देखता हूँ। तो उसने इंडिया की एक कंपनी ब्रिकवर्क, जो कि बेंगलोर में थी, उसमें कॉन्टैक्ट किया। तो जो ब्रिकवर्क के सीईओ थे विवेक कुलकर्णी, उन्हें बड़ी खुशी हुई। वो चाहते थे कि उनकी रिसर्च और मेमो फॉर्मेटिंग कोई करे। तो उनके जो रिमोट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थे, वो उन्हें बहुत अच्छा काम करके दे रहे थे उनकी ज़रूरत के हिसाब से। तो एजे काफ़ी इम्प्रेस थे और उन्हें वो रिस्पेक्ट मिल रही थी जो उन्हें यूएस में नहीं मिलती थी। एजे को रियलाइज़ हुआ कि काम आउटसोर्स करना उनकी ज़िंदगी आसान बना रहा है। तो उन्होंने डेली के रिपीटेटिव काम करने छोड़ दिए और उन्होंने अपनी पर्सनल ज़िंदगी के काम भी आउटसोर्स करने शुरू करे, जैसे मैरिज डिस्प्यूट्स या फिर पेरेंटिंग टास्क। इसके लिए भी उन्होंने इंडिया से वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करना शुरू करा। तो इससे पता चलता है आउटसोर्सिंग सिर्फ कोई बड़े बड़े बिजनेस के लिए नहीं होती, इसका यूज़ कोई भी कर सकता है। इसी तरह टिम भी आउटसोर्सिंग का यूज़ करते थे, पर उन्हें डर था कि अगर मैं किसी के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा तो इससे मुझे कुछ नुकसान ना हो जाए। तो वो भी अपने काम ब्रिकवर्क से करवाते थे, जो सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली लेती थी। और टिम को ब्रिकवर्क पे इतना भरोसा था कि उन्हें लगता था कि मेरी इन्फॉर्मेशन ब्रिकवर्क के पास ज़्यादा सेफ है बजाय मेरे खुद के कंप्यूटर पे। उन्होंने इन्फॉर्मेशन थेफ्ट के लिए 2 रूल अपनाए थे कि कभी भी अपना डेबिट कार्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं करना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के चार्जेस तुरंत रिवर्स हो जाते हैं, पर डेबिट कार्ड से जो पैसे कटते हैं उसे वापस आने में बहुत समय लग सकता है। और जब भी वो अपने वर्चुअल असिस्टेंट को कोई इन्फॉर्मेशन देते थे किसी वेबसाइट के लिए, तो उसके लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूनिक होते थे जो सिर्फ उस साइट के लिए यूज होते थे। इसी तरह एक बार वो एक वर्चुअल असिस्टेंट के साथ काम कर रहे थे जिसमें उन्हें 23 घंटे लग गए। तो इस बात पे उन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर जल्द ही उन्हें समझ में आया कि उन्होंने रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली डिफाइन नहीं किया था। हमें बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, चाहे हम किसी बिगिनर को दे रहे हों या फिर किसी एक्सपर्ट को। दूसरा, वो अपने असिस्टेंट को बहुत सारा काम एक ही बारी में दे रहे थे, बिना ये बताए कि कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हमें एक बारी में 1 या 2 टास्क देना चाहिए, जिसके लिए हमें छोटी सी डेडलाइन देनी चाहिए, तो उससे काम ज़्यादा अच्छे होते हैं। जब उन्होंने अपने असिस्टेंट से इस तरह से बात की तो कम्युनिकेशन गैप खत्म हुआ और चीज़ें अच्छी हो गई। तो आइए अब हम समझते हैं इनकम ऑटो पायलट का कंसेप्ट। एक आदमी था डगलस प्राइस, जिसने 2005 में एक कंपनी शुरू की ProSoundEffects.com, जिसमें कस्टमर साउंड लाइब्रेरीज और सीडी के लिए ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते थे। तो सारा काम ऑटोमेटेड था और हर घंटे के उसे $3300 मिलते थे। और सबसे बढ़िया बात क्या थी कि उसने कोई स्टोर ओन नहीं कर रखा था, उसने कोई इन्वेंट्री नहीं रख रखी थी। तो इससे उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी थी और पीस ऑफ माइंड भी था। तो अगर आपके पास एक राइट बिजनेस मॉडल है और आप ऑटोमेशन में काम डाल सकते हैं, तो वो एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है जिसमें आपकी लगातार अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबको पता है कि बिजनेस के लिए पहले कुछ बनाया जाता है और फिर उसे बेचा जाता है, पर सवाल ये आता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है अपनी नीश को ढूंढने की, ऐसे लोगों को ढूंढने की जिसको उसकी ज़रूरत है और सिर्फ उसी पे फोकस करने की। और उसके लिए आपको ऐसा नहीं करना कि आप कोई सामान बनाओ फिर आप उसके लिए कस्टमर ढूंढो, बल्कि आपको एक ऐसा ग्रुप ढूंढना है जिनकी कुछ ज़रूरतें हों जो पूरी ना हो रही हो,
और फिर ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ताकि आप चीजें गैस ना करो, आप अपनी ऑडियंस को समझ के फिर उस चीज पे काम करो। छोटे तालाब की बड़ी मछली होना ज्यादा अच्छा है बड़े तालाब में छोटी मछली होने से। कोई प्रोडक्ट बना के बेचने के 3 तरीके हैं, रीसेलिंग, लाइसेंसिंग और कोई प्रोडक्ट स्क्रैच से बनाना। रीसेलिंग सबसे आसान है पर इसमें प्रॉफिट सबसे कम है। लाइसेंसिंग में आप दूसरों के आइडियाज को यूज करते हो पर इसमें आपके पास डील मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए। और जब आप एक प्रोडक्ट स्क्रैच से बनाते हो, स्पेशली जब वो एक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट हो, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग टाइम काफ़ी कम होता है। तो जितना आपका गोल आपके लिए क्लियर होगा, आपके पास एक क्लियर प्लान होगा, आप अपनी नीश को ढूंढ के उसके लिए एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आप भी इनकम ऑटो पायलट पा सकते हैं। पर जब भी आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ इंट्यूशन से सक्सेस नहीं मिलती। आपको अपने आइडियाज को टेस्ट करना पड़ता है, अपने कस्टमर्स को सुनना होता है और चेंज के लिए ओपन रहना होता है। एक आदमी था स्टीफन, जिसकी कंपनी थी एप्पल गेट फार्म्स, जो साल में $35 मिलियन का रेवेन्यू बना रही थी और उसकी वो इनकम ऑटो पायलट पे थी। उसका फॉर्मूला क्या था? वो इन चीज़ों में बिलीव करता था। पहला, मैनेजमेंट बाय एब्सेंस। वो ज़्यादातर अपने ऑफिस में नहीं रहता था ताकि लोग अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और काम अच्छे से करें। दूसरा, वो आउटसोर्सिंग करता था और कामों को उस फील्ड के एक्सपर्ट से कराने पे फोकस करता था। तीसरा, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर रखता था जिससे वो अपने बिजनेस को कहीं से भी मैनेज कर पा रहा था। चौथा, वो अपना बिजनेस सेल्फ सस्टेनिंग कर रहा था जिससे कुछ रूल्स से एम्प्लॉइज सारी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर रहे थे। पांचवा, वो ऐसे प्रोडक्ट बना रहा था जो बिकते हैं। तो अगली बार अगर आप बहुत सारा काम कर रहे हो तो स्टीफन के बारे में सोचो और सही स्ट्रेटजीज निकालो जिससे आप अपने काम को ऑटोमेशन पे डाल सके। फोर्थ स्टेप है L इज फॉर लिबरेशन। एक आदमी था डेव, जो कि एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था जिसका नाम है ह्यूलेट पैकार्ड। वो एक अच्छा एम्प्लॉय था पर उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था वो चाइना में थी और डेव के पास बहुत सारी छुट्टियां नहीं थी कि वो वहां जाके अपना समय बिता सके। तो डेव के दिमाग में एक प्लान आया। उसने अपने बॉस को ये सिचुएशंस बताई और उसने बोला, क्या आप मुझे हफ्ते में 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम दोगे? क्योंकि जब मैं बीमार था और मैंने वर्क फ्रॉम होम करा था तो मैंने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से काम करा था। तो उसका बॉस मान गया। फिर थोड़े दिन जब उसने देखा कि ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है घर से, तो उसने बोला कि अब मुझे हफ्ते में 4 दिन दे दीजिए। उसका बॉस फिर से मान गया और जब उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी दिखी तो उसके बॉस ने उसे फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम दे दिया, जिससे अब वो कहीं पे भी जाके काम कर सकता था। तो इससे हमें पता चलता है कि कभी कभी हमें सिर्फ पूछना होता है जो हमें चाहिए। अगर आप अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो बहुत बार आपको ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं होती और आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। बहुत बार हम जिंदगी में ऐसे सामान भर के रखते हैं जिनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो उन सबको हमें डीक्लटर करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी से हटा देना चाहिए। जैसे जो कपड़े अब नहीं पहने जाते उसे हम हटा सकते हैं, या जो फर्नीचर अब यूज़ नहीं होता उसको हम बेच सकते हैं। शुरू में ये मुश्किल लगता है पर जैसे जैसे हम ऐसा करते हैं तो हमारा फिजिकल स्पेस और मेंटल स्पेस अच्छा हो जाता है, जिससे हम हल्का हल्का फील करते हैं और खुश रहते हैं। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में हमारे पास सब कुछ करने का समय नहीं है, तो हमें हमारी ज़िंदगी व्यर्थ नहीं करनी, हमें हमारी ज़िंदगी खुशियों भरी जीनी है। जब हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं या किसी भी रास्ते पे चलते हैं तो गलतियां करना आम बात है। ये 13 तरह की मिस्टेक्स आप फेस कर सकते हैं, पर इससे आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। जैसे बीच बीच में आप अपने सपनों से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और हो सकता है आप विदाउट पर्पस काम कर रहे हो, तो आपको याद दिलाना है कि आपके क्या सपने हैं और वापस ट्रैक पे आना है। बहुत सारे लोग माइक्रो मैनेजिंग में फंस जाते हैं और बहुत सारा टाइम अपना ईमेल पे बिताते हैं। तो आपको अपने क्लियर गोल सेट करने हैं, क्लियर रूल्स रखने हैं और लोगों को उनका काम इंडिपेंडेंटली करने देना है, क्योंकि माइक्रो मैनेजिंग से स्ट्रेस आता है और काम में इनएफिशिएंसी आती है। बहुत सारे लोग ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं जो दूसरे कर सकते हैं। उनको अपनी टीम को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने देना चाहिए, हर इशू में खुद नहीं आना चाहिए। किसी भी इंसान को बार बार सेम प्रॉब्लम में मदद करने से अच्छा है क्लियर गाइडलाइंस बनाओ और प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूल्स बनाओ, ताकि बार बार सेम चीज़ पे प्रॉब्लम ना आए। अनक्वालिफाइड या फिर इंटरनेशनल कस्टमर के पीछे नहीं भागना है, ऐसे कस्टमर के पीछे भागना है
जो उसके लिए सही हो। नॉन एसेंशियल ईमेल को आंसर नहीं करना है। ऐसे में हम ऑटो रिस्पॉन्डर लगा सकते हैं ताकि आप अपने इम्पॉर्टेंट काम पे ध्यान दें। आप जहाँ रहते हैं वहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको काम के लिए अलग जगह काम करना चाहिए ताकि आपका पर्सनल स्पेस बना रहे, जिससे आपकी वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी हो। अगर आप 80-20 रूल नहीं अपनाते हो तो उसको अपनाना शुरू करो ताकि आपके टास्क एफिशिएंटली होने शुरू हो जाए। बहुत सारे लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं, पर परफेक्शन तो कभी पाई नहीं जा सकती। एक्सीलेंस के पीछे भागना चाहिए ताकि चीज़ें प्रोडक्टिवली हो। छोटी छोटी चीज़ों पे ओवर रिएक्ट करने से अच्छा है बड़े चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। जो नॉन अर्जेंट इश्यूज हैं उस पे फोकस करने के बजाय पहले अर्जेंट इश्यूज पे फोकस किया जाए। एक ही काम पे सारा फोकस करने के बजाय आपको ये समझना है कि काम एक के बाद एक आते रहते हैं, तो आपको काम को स्टेपिंग स्टोन की तरह लेना है ताकि आप आगे बढ़ते चले जाएं। और बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि सोशल एस्पेक्ट को भूल जाते हैं अपने, पर अगर आप अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पाएंगे। तो आप भी इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और सोचिए आप कैसे बना सकते हैं अपना द 4 आवर वर्क वीक। ड्रैगन्स परसेप्शन में हम बिलीव करते हैं कि अगर इंसान को सही गाइडेंस मिले तो वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकता है। हम लोगों को उनका मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करवाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ड्रैगन्स परसेप्शन से जुड़ सकते हैं। आप और हम मिलके इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।